दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे इस चैनल में वेलकम है। इस चैनल का नाम है स्टडी पॉइंट अंधरा ठाड़ी। अंधरा ठाड़ी चूँकि मेरे गांव का नाम है, इसलिए दोस्तों मेरे अपने गांव के नाम से ही दिया हूँ। या आप इसे इस रूप में भी देख सकते हैं। मेरा नाम लिख देंगे परमानंद कुमार अंधरा ठाड़ी, क्योंकि ये चैनल कोई ट्रेंड नहीं कर रहा था इस तरह का। मैंने इस तरह का चैनल बना लिया दोस्तों। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और निश्चित तौर पर अपने दोस्तों को भी भेजिए यदि आप फ़ायदा लेने चाहते हैं इस वीडियो से। इस तरह का वीडियो आपको चाहिए तो मैं लगातार इस वीडियो पर काम करने लगा हूँ। एग्ज़ाम हो भी जाएगा तो मैं इस तरह के वीडियो को बनाना छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इस तरह से आने वाले जो भी कैंडिडेट हैं लाभान्वित हो सकेंगे। हम लोग जब सीटेट का एग्ज़ाम दिए थे और टेट का एग्ज़ाम दिए थे तो क्या टीचिंग एटीट्यूड होता है जानकारी भी नहीं थी, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ये सब अध्ययन करना। तब कहीं जा कर के और अच्छा रिजल्ट आता। मिनिमम स्कोर था हमारा और भाग्य से हम शिक्षक हो गए। तो इस तरह से आप लोग भी संघर्ष कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कीजिए और बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। तो चलते हैं 151 क्वेश्चन की ओर। प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था है दोस्तों। ये जो वीडियो बना रहे हैं और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन का सिलेक्शन है। ये जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था है ये जिन प्याजे साहब के अकॉर्डिंगली ही है। जिन प्याजे साहब ने प्राक संक्रियात्मक अवस्था को 2 से 7 वर्ष माना है। इसमें आपका एक ख़ास पॉइंट है जिसको मैं नोटिस करना देना चाहता हूं कि जिन प्याजे साहब ने क्या किया, 4 अवस्थाओं में बांटा। पहली अवस्था 0 से 2 साल वाले बच्चों के लिए कहा। उन्होंने कहा कि 0 से 2 साल वाले बच्चों की अवस्था जो है संवेदी या इंद्रिय जनित गामक अवस्था होगी। यानी कि इस समय इंद्रिय हमारे 5 हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उसी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। और फिर आप इसको इस प्रकार से कह सकते हैं। दूसरी अवस्था इन्होंने कहा कि 2 से 7 वर्ष के उम्र वाले बच्चों का होगा, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कही है। पूर्व संक्रियात्मक यानी कि अब जो अवस्था है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा। 7 से 11 वर्ष की अवस्था मूर्त संक्रियात्मक कहिए इसको, या आप प्राक संक्रात्मक अवस्था कहिए। और चौथा अवस्था ये 11 से 18 साल वाले बच्चों का उम्र, जिसको आप कह सकते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जिन प्याजे साहब ने ये जिन प्याजे साहब का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो है ये 7 से 11 साल के बच्चों के लिए, प्राक संक्रियात्मक 2 से 7 साल के बच्चों के लिए, 2 से 7 साल। पूर्व संक्रियात्मक को ही प्राक संक्रियात्मक कहेंगे। 2 से 7 साल के लिए प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो होता है वो 2 से 7 साल के बच्चों के लिए ही कहा जाता है, और 7 से 11 साल के बच्चों के लिए मूर्त संक्रियात्मक कहा जाता है। 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक, बोलने में मैंने मिस्टेक किया है। और 11 से 18 जो है अमूर्त, इसी को औपचारिक कहते हैं, जो अंतिम अवस्था है। तो इस प्रकार से हम आपका सी ऑप्शन में टिक लगाएंगे। सी ऑप्शन कर रहे हैं, बी ऑप्शन में 2 से 7 वर्ष प्राक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 152 किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। बहुत ही वाइटल क्वेश्चन है दोस्तों। किशोर मनोविज्ञान बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। किशोर मनोविज्ञान के पिता कहा जाता है।
किशोर मनोविज्ञान के पिता कहा जाता है। तो बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। किशोर मनोविज्ञान के पिता आपको स्टैनली हॉल को कहा जाता है। स्टैनली हॉल, बड़ा सुंदर नाम है, स्टैनली हॉल। इसको फादर ऑफ एडोलसेंट साइकोलॉजी यानी किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है, स्टैनली हॉल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। 153 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की? भाषा की सापेक्षता, भाषा की सापेक्षता बड़ा ही सुंदर और बेहतरीन क्वेश्चन है। भाषा से रिलेटेड है दोस्तों, लैंग्वेज से रिलेटेड। भाषा की सापेक्षता, तो ये साहब वाइगेट्सी भी नहीं है, युंग भी नहीं होगा, पियाजे भी नहीं होगा, तो आपका वार्फ बचा है। ये वार्फ साहब जो हैं इनके इन्होंने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अभी अभी हमने बताया कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त में हमने 7 से 11 वर्ष बताया और 11 से 18 वर्ष अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यानी जिन प्याजे साहब का एक न एक इस टाइप का क्वेश्चन दोस्त टकराता ही है। और 0 से 2 वर्ष जो है ये इंद्रिय जनित है, गामक अवस्था, या इसको संवेदी गामक अवस्था बोल सकते हैं आप, और संवेदी भी बोल सकते हैं। और 2 से जो 7 वर्ष होगा इसको आप बोल सकते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था। प्राक संक्रियात्मक बोल सकते हैं या पूर्व संक्रियात्मक बोल सकते हैं। प्राक का मतलब पूर्व। तो मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, आप इसको याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्माण करती है? भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्माण करती है, यानी भाषा जो है विचार की अंतः वस्तु, अपने अंदर में अंतः वस्तु का निर्माण करती है। ये भी वार्फ साहब ने कहा था दोस्तों। पियाजे, वुंट और फ्राइड का नाम आया हुआ है, उसको हटा दीजिए और वार्फ साहब को आप टिक लगाइए, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 156 नंबर दोस्तों। एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है सूर्य आज उदास है। सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति करता है? ये सजीव चिंतन करता है। ये पारंपरिकता बात है नहीं, केंद्रीयता बात नहीं है, वस्तु का अस्थायित्व क्या बात नहीं है कि उदास रहना तो अस्थायित्व है नहीं, वो फिर खुश भी हो सकता है। तो इस तरह से बच्चे ने सजीव चिंतन किया है कि सूर्य क्या है, आज उदास है। यानी सूर्य वास्तविक में उदास नहीं होता, लेकिन वो सजीव चिंतन किया है, उसमें एक चिंतन जागा है। निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों से है? तो ये साहब जो है किसका संबंध इस चीज़ से है? मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों से है। तो ये जो है केरेन हार्नी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? दोस्तों ये सीटेट, टेट, यूपी टेट और प्रधान शिक्षक की क्वेश्चन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं क्योंकि हमने भी फॉर्म भरा है और मैं भी चाहता हूं कि आप लोगों के पढ़ाने के क्रम में मेरा भी कुछ अध्ययन हो जाए और आप लोग भी रिजल्ट दें, क्योंकि शिक्षक पर जो दाग लगा हुआ है वो मिटे। अब ये तो भाग का खेल है कि किसके पहलू में खुशी आएगी और किसके पहलू में गम। ये तो भाग के ऊपर निर्भर करता है। कर्म तो सब करता है दोस्त, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं। हाँ, प्रारब्ध का भी फल मिलता है, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेना है, देखना है, कर्म करते रहना है। कर्माण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करिए, फल की चिंता नहीं करना है। जो होगा वो कर्म देख रहे हैं ईश्वर ऊपर वाले, ज़रूर देंगे फल। आज नहीं तो कल देंगे फल, लेकिन देंगे। बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है?
तो बच्चे का जो विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है दोस्तों, वह मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये सभी यानी कि तीनों प्रकार का जो आपका विकास है, ये सही आंसर हो जाएगा। तीनों प्रकार का यानी कि उपरोक्त सभी या ये सभी ऑप्शन रहेगा, उसमें आप टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में माना है, प्रस्तावित किया है? तो दोस्तों ये पियाजे साहब तो अवस्था बताए थे, फ्रायड भी नहीं है, फ्रॉम भी नहीं है, एरिक्सन साहब, ये एरिक्सन का नाम आता है। आप याद रखिए, ये एरिक्सन नाम का जूता भी आता है मार्केट में, और ये एरिक्सन नाम का ये मनोवैज्ञानिक है जिसने बताया था कि मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में आप प्रस्तावित कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन एक दो ठो रहता है दोस्त, तो एक दो क्वेश्चन को आप नहीं याद आए एग्जाम में तो नेगेटिव मार्किंग के चलते आप टच नहीं करेंगे, और जो विश्वास होगा उसी पर टच करेंगे। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, ये बड़ा सुंदर बात है। यह आदत कहलाता है। कैसी आदत है? तो दोस्त सहानुभूति, सिंपैथी, सिंपैथी, सिंपैथी के बारे में पोएम में भी है, सिंपैथी इज ग्रेटर देन गोल्ड, यानी कि ये एक तरह का फीलिंग है, ग्रेटर देन गोल्ड। सिंपैथी एक तरह का फीलिंग है दोस्तों, ये भावनात्मक रूप से आदत है लोगों का, व्यक्ति का, बच्चों का। ये हर किसी में उत्पन्न नहीं होता है। आपके परिवार का माहौल जैसा रहता है उस माहौल में बच्चे सीखते हैं, और इस तरह का भावना संबंधी आदत उत्पन्न होता है जो सहानुभूति कहलाता है, सिंपैथी कहलाता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। बालक के, बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बालक के निम्न में से कौन सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? तो सामाजिक संपर्क का स्रोत, सामाजिक संपर्क का जो स्रोत है सबसे अधिक चलने वाला और प्रारंभिक, ये प्रारंभिक बच्चा परिवार से ही सीखता है दोस्तों। वैसे ऑप्शन को देखा जाए, शिक्षक, परिवार, सहकर्मी, मित्र, तो मित्र नहीं होगा, बच्चा जन्म लेते ही मित्र नहीं होता है, सहकर्मी भी नहीं बनता है उसका, शिक्षक भी नहीं होता है। ये परिवार ही एक ऐसा चिड़िया का नाम है दोस्तों जो उसे हर तरह से सपोर्ट करता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है, यानी कि कौन सा ऐसा मैटर है, कौन सा तथ्य है, कौन सा ऐसा तथ्य है जो भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो ये लंबाई और वजन। बच्चे का लंबाई कुछ भी हो जाए, छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे कोई डिफ़र नहीं करता है, उसका वज़न ज़्यादा हो चाहे कम हो, इससे कोई डिफ़र नहीं करता है, यानी कि भाषा का विकास उसके लंबाई या वज़न पे डिपेंड नहीं करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित होता है? सुंदर सा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से देखिए दोस्तों। कोहल वर्ग के अनुसार, ये जो आपका मनोवैज्ञानिक है कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों का पर आधारित होता है? तो ये पारंपरिक जो है, पूर्व पारंपरिक नहीं होगा, पश्च पारंपरिक भी नहीं होगा, पूर्व पश्च पारंपरिक भी नहीं होगा, यानी बी आपका ऑप्शन होगा, पारंपरिक जो समाज का जो ये सिद्धांत है, अवस्था है, इस अवस्था पे ही आपका निर्भर करेगा। नेक्स्ट, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था क्या है? तो भाषा जो बच्चा सीखता है पहली बार बालक, वो आपके परिवार से ही सीखता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो फैमिली होगा, परिवार होगा। तो आपका ये आंसर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है
संज्ञानात्मक प्रक्रिया है दोस्तों। तो खेलना संज्ञानात्मक प्रक्रिया नहीं है। प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवृत्ति लिखा है, क्रिया संज्ञानात्मक प्रक्रिया नहीं है। दौड़ना भी संज्ञानात्मक प्रक्रिया नहीं है। संज्ञानात्मक का मतलब होता है थिंकिंग, थिंकिंग, ऑर्डर ऑफ थिंकिंग। तो थिंकिंग जो है दोस्तों संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। चिंतन करना, चिंतन मनन करना संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन आपका सी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की थी? अभी हमने बताया था कि एरिक्सन नाम का जूता भी होता है दोस्तों, और एरिक्सन साहब ने 8 अवस्थाएं बताया था, वो भी विकास की 8 अवस्थाएं। तो जन्म से मृत्यु तक, यानी कि बच्चा जन्म लेता है और वही बड़ा होकर के वृद्धावस्था में पार करने के बाद वो समाप्त हो जाता है, चाहे कोई वृद्धावस्था से पहले समाप्त हो जाए। लेकिन जन्म से मृत्यु तक एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं बताई थी। तो बहुत अच्छा है, आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए कि एरिक्सन साहब ने जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य की 8 अवस्थाएं बताई, जबकि पियाजे साहब ने 4 अवस्थाएं बताई है। वो मृत्यु तक भी नहीं गए हैं, वो 18, 19, 20 की अवस्था तक में बच्चों के अवस्थाओं को डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था, बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसमें शारीरिक विकास की तीव्रता तो होती है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता भी होती है, बी भी सही है। दूसरों पर निर्भर भी करता है वो बच्चा, ये भी सही है। लेकिन नैतिकता का होना ये सही नहीं है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसे नैतिकता का ज्ञान नहीं होता है। कौन बड़ा है कौन छोटा है इस बात का ख्याल नहीं होता है। वो बच्चा अपने माँ से भी र्यूड होके बोल सकता है, प्रेम से बोल सकता है, पापा से भी कुछ उल्टा पुल्टा बोल सकता है। उल्टा पुल्टा कहने का मतलब है उसे व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है कि किसे तुम कहना है, किसे आप कहना है। वो सबको तुम कह के पुकार सकता है शैशवावस्था में। नैतिकता का ज्ञान नहीं होता है, मतलब उसे समान तरीके से उसके शब्दों का पालन करेगा, उसके आदेशों का पालन करे, यह शैशवावस्था में बच्चा नहीं करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। संवेदना दोस्तों, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। सेंसेशन, यह मानसिक विकास है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है। तो दोस्तों भाषा का विकास भी नहीं होगा, ध्यान का विकास भी नहीं होगा, शारीरिक विकास भी नहीं होगा, ये मानसिक विकास भी होगा। ए ऑप्शन सही है। और संवेदना के बारे में है तो संवेदना एक प्रकार का मानसिक विकास है जो हर व्यक्ति में नहीं देखने को मिलती है। और संवेदना पर हरिवंश राय बच्चन की पत्नी तेजी बच्चन ने बहुत अच्छी कविता लिखी है कि क्या करूँगा तेरी संवेदना लेकर। बड़ा सुंदर कविता है, उसको आप पढ़िएगा। नेक्स्ट कविता है, नेक्स्ट प्रश्न है 169। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? तो प्रशिक्षण का बात जब भी आएगा और संशोधन की बात आ रही है तो ये शिक्षण में नहीं होगा, अभिप्रेरणा में नहीं, निर्देश में नहीं, अधिगम में होगा। ये जो अधिगम है हमारा लर्निंग है, इसी में हम प्रशिक्षण के द्वारा लर्निंग कर सकते हैं और व्यवहार में संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे 170। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। किशोरों को क्या नहीं देना चाहिए भाई? अभिप्रेरणा तो दिया जाना चाहिए, सहानुभूति भी देनी चाहिए, जिम्मेदारियां उठाने का अवसर भी प्रदान करना चाहिए, लालच नहीं देनी चाहिए। क्योंकि हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं कि लालच बुरी बात है, लालच बुरी बला है, लालच बुरी बात है। यानी कि बच्चे को जब ये सिखाते हैं इसका मतलब है कि बच्चे को ये चीज़ नहीं दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता है वह क्या है? एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके, शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता है, क्या है वो? पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, विषय वस्तु का चयन, शारीरिक विकास। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके, हाँ, किसी बच्चे का मानसिक विकास
का ज्ञान आप प्राप्त कर लीजिए कि उसका मानसिक विकास इतना अच्छा डेवलपमेंट है, इतना आईक्यू इसका अच्छा है, तो आप ये योजना नहीं बना सकते हैं कि उसका शारीरिक विकास संभव है या नहीं है, कैसे होगा, क्या हो, और उसका पाठ्यक्रम आप तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षण विधि भी आप कर सकते हैं, विषय वस्तु का चयन भी कर सकते हैं कि कैसे पढ़ाना है, क्या चीज़ पढ़ाना है, लेकिन उसके शारीरिक विकास के बारे में आप नहीं आप विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि कैसे इसको पढ़ाना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। वीडियो भी बड़ा नहीं हो, ये भी ध्यान रखना है, कम से कम 30-40 मिनट का होना चाहिए, कोई बात नहीं है। 172, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण, आप लोग इसको स्पीड बढ़ा कर भी पढ़ सकते हैं। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए शरीर तथा मन संबंधी, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण, देखिए किशोर अवस्था जो है बड़ा तूफान का अवस्था होता है, बड़ा दुख का अवस्था होता है, विषाद का अवस्था होता है, बड़ा चिंतन का अवस्था होता है दोस्त, सपने देखने का अवस्था होता है, क्रोध का अवस्था होता है। ये बड़े बड़े फिलोसफर ने ऐसा कहा है। तो इस अवस्था में बच्चे को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, ये तीनों चीज़ तो हम लोग पहले से ही पढ़ाते रहते हैं बच्चे को, लेकिन किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए शरीर तथा मन संबंधी, जो उसको सही सही जानकारी मिले कि हम हमारे इस अवस्था में शरीर में कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा, लड़की हो या लड़का, उसमें चिड़चिड़ापन या उसमें बहुत सारी बातें उसमें नहीं देखने को मिलेगी। वह तूफान की जो अवस्था है वो शांत रहने का कोशिश करेगा, और मन संबंधी बातों को भी उसको बताया जाए, मन में उत्पन्न होने वाले विकार की उसको बात चर्चा किया जाए, तो हो सकता है कि जब मन में उसको विकार इस तरह का उत्पन्न होगा तो समझेगा कि नहीं नहीं ऐसी अवस्था ही है मेरी, और वह उससे दूर होने का कोशिश करेगा, शांत मन से फिर अध्ययन का काम करेगा, स्टडी करेगा दोस्तों। तो ये शरीर तथा मन संबंधी अध्ययन का विषय उसका होना चाहिए। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या कहलाता है। परस्पर निर्भर होकर, देखिए एक दूसरे पर निर्भर होकर के करता है, तो परस्पर जब आप निर्भर होइएगा किसी चीज़ पर तो वो समाज होगा आपका, और सामाजिक परिपक्वता आपके पास होगा, तभी आप एक दूसरे पर निर्भर रह सकते हैं। सामाजिकरण, भाषा विकास, वैयक्तिक मूल्य। सामाजिकरण लिखा है यहाँ, कन्फ्यूजन कर सकता है, लेकिन परिपक्वता की बात आती है तो सामाजिक परिपक्वता की बात होगा, तो ये भी आप सामाजिक परिपक्वता नहीं दे सकते हैं। सामाजिक परिपक्वता कैसे होगा, समाज पे निर्भर होगा, तो आप ऑप्शन ए को दे सकते हैं, सामाजिकरण को दे सकते हैं। परिपक्वता वाली बात भी नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि आप ज़्यादा मैच्योर्ड हैं तभी आपको मदद करने के लिए कोई आएगा। समाज में, सामाजिकरण में आप मैच्योर्ड नहीं हैं, आप थोड़ा सा कमज़ोर हैं, मानसिक रूप से विकसित नहीं है, तब भी आपको समाज मदद करता है इमरजेंसी केसेज में। इसलिए सामाजिकरण में ही सही टिक लगाना चाहिए दोस्तों। किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से क्या है। किशोर अवस्था की मुख्य अवस्था, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता तो आत्मचेतना तो है, सामाजिक प्रवृत्ति, रचनात्मक, ये सब चीज़ है, होता है, लेकिन विशेषता है, मुख्य विशेषता तो आत्मगौरव। किशोर अवस्था में क्या होता है, बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरा इज्जत नहीं हो रहा है, कभी कभी वो गलत तरीके से काम करता है, तो गार्जियन उसे समझाते हैं तो अभिभावक की बात को वह निगलेक्ट करने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि हमारी हम जो काम करते हैं वो सही है, और वो काम को मना ही कर रहा है गार्जियन, अभिभावक हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, यानी कि मेरे आत्मा को ठेस पहुंचा रहे हैं, यानी कि आत्मगौरव की कहीं ना कहीं उसमें झलक मिलती है कि मेरा आत्मगौरव कुंठित हो रहा है, दमित हो रहा है, दमन किया जा रहा है। तो ये मुख्य विशेषता उस समय में बच्चे का आत्मगौरव ही होता है किशोरावस्था में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से क्या होगा? ये उपाय होगा, उपाय क्या होगा? किशोरों का संवेग के नियंत्रण, संवेग के नियंत्रण। किशोर को कहा जाता है तूफान की अवस्था, ये अवस्था किशोरावस्था को, तो तूफान की अवस्था यानी कि जो संवेग आता है उसको कंट्रोल कहाँ से किया जाएगा, उस मोमेंटम को कहाँ से कंट्रोल किया जाएगा? तो मोमेंटम को कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके हृदय में आने वाला संवेग को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो उस संवेग को कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज करेंगे किसी न किसी काम में, यानी कि दमन नहीं कर सकते हैं आप, शोधन भी नहीं कर सकते हैं, युक्तिकरण भी नहीं कर सकते हैं, प्रक्षेपण कर सकते हैं। जैसे रॉकेट का प्रक्षेपण करते हैं, उसका एनर्जी इतना होता है कि प्रक्षेपण करके अंतरिक्ष में भेज देते हैं और अंतरिक्ष में वो चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है, पृथ्वी का चाहे जिस ग्रह पर भेजे उस ग्रह के पास। उसी प्रकार से बच्चों के भी संवेग को नियंत्रण करके उसको प्रक्षेपित किया जाना चाहिए किसी अच्छे कार्यों में। नेक्स्ट, विकास प्रारंभ होता है। तो विकास जो बच्चा का परिणाम होगा गर्भावस्था से ही परिणाम होगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, संदेह की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। सीखना है एक जटिल प्रक्रिया। तो सीखना एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया तो होगा नहीं, सामाजिक प्रक्रिया भी नहीं होगा, नैतिक प्रक्रिया भी नहीं होगा, तो मानसिक प्रक्रिया है दोस्तों, ऑप्शन ए। बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है। बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन कब करना पड़ता है? तो वयः संधि काल में। शैशवावस्था में तो दिक्कत नहीं होता है, बाल्यावस्था में भी दिक्कत नहीं है, किशोरावस्था में भी उतना दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, समायोजन की बात नहीं होता है। लेकिन बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन तब करना पड़ता है जब वह वयः संधि काल में चला जाता है, जब वो जवानी की अवस्था में आ जाता है, तब उसे समायोजन का बहुत आवश्यकता होता है। किस तरह से समायोजन करके उसको चला जाए, आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि उस समय गलत रास्ते पर आने का उसका पूरा पूरा समय होता है। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया? कार्ल सी गैरिसन, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं दोस्तों, और वो मनोवैज्ञानिक एक तरह से पागल ही होते हैं या एक तरह से वो देवता ही होते हैं। इस तरह से वो रिसर्च करते हैं, अपने पूरे ज़िंदगी को दांव पर लगा देते हैं। हम आप बड़ा एंजॉय करते हैं और वो अपनी ज़िंदगी को रिसर्च करने में लगा देते हैं। तो कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया? तो ये विधि जो है क्षैतिजीय विधि, लंबात्मक विधि, सांख्यिक और सांख्यिकी और प्रयोगात्मक, तो ये लंबात्मक विधि का अध्ययन किया दोस्तों। अभी इसको आप ये याद रख लेंगे। मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है? मिथ्या और परिपक्वता का काल बाल्यावस्था को कहा जाता है मिथ्या परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्त। एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है, ठीक है, तो बच्चा शैशवावस्था में होगा। उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ करा देता है। आपके अनुसार बालक की आयु क्या होगी? बड़ा सुंदर बात है। अभी अभी हाल में मैं अपने भागना को कोड़ा में लिया था। मैं अभी रिसर्च कर रहा था। मेरे भागना अभी बोले तो 5-7 महीना का है। वह जो है मेरे गोद में आया, चित्तू चित्तू करके उसको सब पुकार रहा है, उसके बउआ का दादी गांव का लोग सब, उसका छोटा भाई भी है प्रियस कुमार, वो भी पुकार रहा है। लेकिन उस बच्चे को मैंने गोद में लिया, थोड़ा देर खेला, फिर वो रोना शुरू कर दिया, और रोते रोते फिर जो है उसकी मम्मी आई, उसके गोद में गया तो चुप हो गया। हम कहे दो हमारे गोद में फिर अपने गोद में लिया उस बच्चे को, फिर रोना शुरू कर दिया, फिर उसको दिया उसकी मम्मी के गोद में, फिर चुप हो गया। ये क्रम 1-2 बार मैं किया, फिर भी मेरे साथ रोने लगा वो बच्चा, जबकि बहुत अच्छा से खेल रहा था। तो यह कहीं ना कहीं बालक जो है अपने माँ के कपड़ों से या माँ के शरीर में चिपकने से उसको पता चल जाता है, एक प्रकार का, एक तरह का माँ के पास एक गंध होती है जो बच्चे को यह एहसास दिला देती है कि मैं अपने माँ के पास चला आया हूँ, और वह रोना बंद कर देता है। जबकि मेरे गोद में रहने पर थोड़ा देर खेला और फिर उसको ये एहसास होता है कि नहीं, हम माँ के गोद में नहीं हैं, हम किसी और के गोद में चले गए हैं। फिर हम उसको बेड पर भी दिए, अपने बेड पर, फिर भी रोने लगा। तो इस सब से पता चलता है कि वो बच्चा अभी छोटा है
और 10 माह के अंदर का है तो बच्चा ये सेंसेशन कर लेता है, यानी कि उस बच्चे का आयु 10 माह होगा तो बालक रोने लगता है। बड़ा अच्छा सुंदर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सीखने का आदर्श काल माना जाता है, सीखने का जो उम्र होता है आदर्श काल माना जाता है, सीखने का आदर्श काल। देखिए शैशवावस्था जो दिया है बड़ा सुंदर बात है, इस पर एक टॉपिक मैं बता देता हूँ। एक बार जाकिर हुसैन के पास एक छोटा सा बच्चा को लेकर के कोई गार्जियन गया था और बोला कि ये बच्चा को सर आप अपने जैसा तबला वादन करना सिखा दीजिए। तो कहा ठीक है मैं तबला वादन सिखा दूंगा। तो कितना पैसा लेंगे सर, फीस कितना लगेगा? तो 1 लाख रुपया लगेगा। ठीक है। वहीं कोई सुन रहा था थोड़ा बड़ा व्यक्ति, उसने भी कहा कि दोस्त कहा कि सर मुझे भी सीखना है, मुझे भी सिखला दीजिए। कहा कि हाँ सिखा देंगे। तो कहा मुझे कितना लीजिएगा? तो उनको कहा 5 लाख रुपया लगेगा। कहा साहब ये तो ज़रा नाइंसाफ़ी है। कहा क्यों? तो आप छोटे बच्चों को इतना लेंगे और मैं बड़ा हूँ, मैं जल्दी सीखूंगा तो मुझे इतना लेंगे। कहा कि नहीं नहीं दोस्त, ऐसा बात नहीं है। बात ऐसी है कि वो शैशवावस्था में छोटा बच्चा है, इसने अभी कुछ नहीं सीखा है, इसलिए मैं जो जो सिखाऊंगा इसके लिए नया रहेगा और अभी सीखने की बहुत ललक होगी, वो सीख लेगा मेरे से सारा चीज़, टू कॉपी कर लेगा, ट्रू कॉपी कहिए आप उसको, जेरक्स कर लेगा। लेकिन आप जो सीख करके कहीं ना कहीं से आए हैं, आपके पास अधकचरा ज्ञान है तबला का, आपको पहले तो उस अधकचरा ज्ञान को डिलीट करना होगा, आपके ब्रेन से फॉर्मेट करना होगा ब्रेन को। तो ये तो 5 लाख रुपया उसी में खर्चा हो जाएगा मेरा, 5 लाख रुपया का दिमाग। तो आपको तो कम से कम 15 लाख रुपया देना चाहिए, फिर आपको सिखाएंगे तब आप सीखिएगा। तो बात यही है कि शैशवावस्था में सीखने का आदर्श काल माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है। बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है, आपके अनुसार उस बालक की आयु क्या होगी? तो अपने पसंद की वस्तु उठा लेती है तो 8 से 9 माह का बच्चा होगा, 3 से 4 माह का बच्चा नहीं होगा, 5 से 6 माह का भी नहीं होगा, 12 से 13 माह का भी नहीं होगा, 8 से 9 माह का होगा। तो बीजावस्था कहा गया है, बीजावस्था, बीज की अवस्था 0 से 2 सप्ताह बीजावस्था। जन्मजात ये 8-16 सप्ताह नहीं नहीं 0 से 2 सप्ताह के बीच में बीजावस्था कहा गया है, जिस अवस्था में बीज रोपते हैं यानी कि बच्चा गर्भ में होता है। बालक के सिर और मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? तो ये शैशवावस्था में होता है, इसीलिए इस अवस्था में बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। शैशवावस्था में बालक के सिर और मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा विकास होता है। 186 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। 2 से 5 वर्ष की आयु को क्या कहेंगे? यही 2 से 5 वर्ष की जो आयु है, इसी आयु को शैशवावस्था कहते हैं दोस्त, शैशवा अवस्था कहते हैं। यही 2 वर्ष से जो 5 वर्ष की अवस्था है, इसे ही हम शैशवावस्था कहते हैं। बच्चे का जो अवस्था है इसमें डिवाइड किया गया है, शैशवावस्था इसी को हम लोग कहते हैं। वैसे जन्म से 5 या 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को भी कहा जाता है शैशवावस्था में, लेकिन फ़िलहाल 2 से 5 वर्ष की आयु को कह सकते हैं। ऑप्शन ए आपका होगा। नेक्स्ट, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो माँ के पोषण से होता है। ये तो बायोलॉजी का क्वेश्चन भी है और इजी क्वेश्चन है। माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, अड़ोस पड़ोस से, पूर्वजों से, ये सब नहीं होगा दोस्तों, माँ के पोषण से। इसलिए माँ को गर्भ धारण जब कोई महिला करती है, गर्भ अवस्था में बच्चा होता है, गर्भ में संतान होता है, तो उसे पौष्टिक आहार दिया जाता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि उसे विटामिन से भरपूर भोजन, मिनरल से भरपूर भोजन लेना चाहिए, फल फ्रूट लेना चाहिए। और गर्भ में जब होता है तो उसे स्पेशल प्रोटीनेक्स भी गर्भ के बच्चों के लिए दिया जाता है कि इस तरह का उसको डाइट दिया जाए कि बच्चे का भरण पोषण भी हो। बच्चे का ब्लड, बच्चे का पोषण माँ के खान पान से ही होता है। माँ का खान पान अगर गड़बड़ होगा तो बच्चे अंदर में गर्भ में हृष्ट पुष्ट नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से माँ के पोषण पे डिपेंड करता है।
और एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जब वीडियो को देखिएगा तो हेडफोन ज़रूर लगाइएगा दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि मेरी आवाज़ कम हो जाए। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? खेल के मैदान में, तो दोस्तों खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? तो शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा। क्यों होगा? तो शारीरिक विकास, दौड़ेगा तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो उसकी हाइट बढ़ेगी, सारा चीज़ उसका हो जाएगा। मानसिक विकास भी होगा दोस्तों, कब कैच लेना है, कब उसको बैट से कैसे मारना है खेल के मैदान में, कब फुटबॉल किस तरह से घुमाना है, बैडमिंटन में कैसे करना है, कैसे उसको हराना है, इस तरह का उसके मानसिक अंदर में मानसिक प्रक्रियाएं चलते रहती है। सामाजिक विकास भी होगा, उसको दोस्ती बढ़ेगा उससे, हाँ, जो उसको जो साथी खेलते रहेगा तो बहुत सारे दोस्तों से उसका संपर्क होगा, तो सामाजिकरण भी बढ़ता है, यानी कि उपरोक्त सभी उसका सही ऑप्शन होगा। 189, बालक में संस्कारों का परिणाम कहाँ से होता है? तो संस्कार जो हम लोग कहते हैं कि अरे तुम्हारे परिवार में संस्कार नहीं दिया क्या, यानी परिवार ही संस्कार देता है। अगर एक दो बच्चा आपका खराब होता है स्कूल में, तो आप समझिए कि उसके माँ बाप ही उसको संस्कार में कहीं ना कहीं ढीला करके छोड़ दिया है, इसलिए वो आपसे नहीं डरता है। यदि उसका माँ बाप संस्कार दे, उसका माँ बाप उसको हिदायत दे, डांटे कि शिक्षक के साथ में गुरुजी ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, आप गुरुजी के साथ में बच्चे इलीगल डिस्कस नहीं करेंगे, आपको गुरुजी आपके लिए ही कहते हैं, तो बच्चा शायद, मेरे ख्याल से बच्चा शिक्षक से डरते हुए भी पढ़ेगा, संस्कारिक होकर भी पढ़ेगा, डरना तो मना ही है, और बच्चा ज़्यादा डेवलपमेंट करेगा। बच्चे पर बहुत सारे मनोवैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, और मैं भी रिसर्च करता हूँ। मैं भी एक मनोवैज्ञानिक की तरह हूँ, क्योंकि मैं भी शिक्षक हूँ, पढ़ाता हूँ। तो बच्चे को जब तक गार्जियन नहीं टाइट रखेंगे, गार्जियन जब तक उसको हिदायत नहीं देंगे कि गुरुजी के साथ कैसे बात करना है, कैसे पेश करना है, तो बच्चे में सीखने के प्रति एक लचीलापन होता है, ढीलापन होता है, वो सीखने के प्रति 100% जवाबदेह नहीं रहता है, नहीं पढ़ने का उसको इच्छा होता है। लेकिन बच्चा को अगर घर से ये हिदायत दिया जाए, हम लोग को समय में गार्जियन देते थे, तो हम लोग एजुकेशन सिस्टम में अच्छा किए थे। हाँ, ये दुर्भाग्य है कि कलेक्टर नहीं बने, बीडीओ नहीं बने। हाँ, तो चलिए, शिक्षक बने हैं, कलेक्टर और बीडीओ तो हमारे हाथ में, हमारे कर्म से पैदा होंगे, और दुख की बात नहीं है, हमारे बच्चे होम मिनिस्ट्री तक हैं, जॉब कर रहे हैं। चलिए, सीबीआई के इंस्पेक्टर भी हैं, सीबीआई सब्सिडरी डिपार्टमेंट में भी हैं, सब्सिडी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में भी हैं। तो और सब बहुत सारे बच्चे हैं, कहाँ कहाँ वो तो जानकारी भी अब नहीं होगा हमको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तो ये समझ में आना चाहिए, संस्कार हमारे परिवार से आना चाहिए। 190 क्वेश्चन है दोस्तों आप सबों के स्क्रीन पर। निम्न में से विकास की अवस्था है क्या है? तो विकास की अवस्था संख्यात्मक नहीं होगा, निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया नहीं है, शारीरिक अंगों में परिवर्तन है, कसूजक नहीं, गुणात्मक है। और विकास की अवस्था निरंतर, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवस्था जो है, उसमें लोग विकास करते रहते हैं, बच्चे विकास होते रहता है, बच्चे का सबका विकास अवस्था है ये निरंतर, तो इसलिए गुणात्मक होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट, नवजात शिशु का भार, शिशु का भार 7 पाउंड, ये पाउंड में दिया है दोस्तों, 7 पाउंड होता है, यानी कि 3.5 किलोग्राम लगभग होता है। और मस्तिष्क का जो वजन होता है वो आपको बता दूं 350 ग्राम होता है। नेक्स्ट चलिए, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जड़ बुद्धि वाले का मतलब जो बच्चे का बुद्धि बहुत कम होगा, यानी 71 से भी कम होगा, 71 से कम होगा आईक्यू जिस बच्चे का, उसको बोलेंगे जड़ बुद्धि वाले बालक की उपलब्धि है, जड़ बुद्धि वाले बालक। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष सन 1900 ईस्वी माना जाता है दोस्तों। 1900 ईस्वी में शिक्षा का मनोविज्ञान डेवलप हुआ, उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? आईक्यू, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आईक्यू के जन्मदाता कौन है? तो टर्मैन याद रखेंगे, टर्मैन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ, मॉडर्न साइकोलॉजी। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। मन का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, मन का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, आत्मा का भी अध्ययन नहीं कर सकते हैं, शरीर का भी अध्ययन नहीं कर सकते हैं, ये तीनों को हटा ही दीजिए। व्यवहार का अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान कहा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विद्यालयी क्षेत्र में
रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपाय उपागम नहीं है? विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को लिए, अच्छा क्वेश्चन है। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए तो वार्तालाप कौशल नहीं है, परियोजना कार्य नहीं है, मौखिक कार्य नहीं है, वैकल्पिक प्रश्न से ही विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारक नहीं है हो, बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं है। किसी भी बच्चे का रचनात्मक कार्य विद्यालय क्षेत्र में जानेंगे तो उसके लिए आप उसको वार्तालाप कौशल से टेस्ट कर सकते हैं कि बातचीत करने का तरीका उसका कैसा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने वाला बच्चा हो सकता है बातचीत करने में अच्छा नहीं हो, वो देख के भी टिक लगा दे या जैसे भी अनठकानी ऐसे भी मार दे, हाँ, या सही हो जाए तुक्का लगा दे। परियोजना कार्य देंगे, मौखिक प्रश्न पूछेंगे और तब वो जवाब देगा तो समझ में आ जाए कि रचनात्मक निर्धारक वो सब है। इसमें रचनात्मक डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती है? सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती है? तो महिलाएं संबंधित होती है स्वीकार्यता में, अनुकूलन में और क्रांति में, प्रतिरोध में शामिल नहीं होती हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। क्या से सीखते हैं बच्चे और वयस्क? परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, इन सभी से। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को अध्यापन विषय का और बाल मनोविज्ञान का दोनों का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा संहिता का ज्ञान से कोई ज़रूरत नहीं है। बाल मनोविज्ञान सिर्फ नहीं होना चाहिए, अध्यापन विषय भी सिर्फ नहीं चाहिए, यानी दोनों चाहिए। डी ऑप्शन है इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 200 और अंतिम क्वेश्चन आपको दे देता हूं दोस्तों, क्योंकि वीडियो भी बहुत बड़ा हो गया है। वीडियो 41 मिनट का हो गया, 42 मिनट होने जा रहा है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे जैसे होते हैं? नहीं, सारे बच्चे जैसे कहाँ होते हैं? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं? नहीं। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं? नहीं, यानी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान कहता है कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है और ऐसा देखने को भी मिलता है। जॉन हॉकिंस साहब को देखिए, कितने बड़े साइंटिस्ट हैं और वो लिख नहीं सकते थे, उनको कंप्यूटर संचालित मैन हो गए थे। उनके ब्रेन में क्या थिंकिंग आएगा वो कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिख जाएगा। इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हमारे यहाँ हुए, यानी कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। और इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि कोई दोस्त भी आपका लाभान्वित हो पाए, हमारे मित्र, हमारे साथी लाभान्वित हो पाए जो शिक्षक बनने के लिए इस रेस में हैं और प्रधान शिक्षक के लिए भी मदद हो जाए। तो चलते हैं इसी के साथ। थैंक यू, गुड नाइट, रब्बा खैर दोस्तों। अगले वीडियो में मैं 201 क्वेश्चन से लेकर के आऊँगा और 250 तक 250 क्वेश्चन का सेट, मैंने 50 क्वेश्चन का सेट लेके और आऊँगा। थैंक यू, रब्बा खैर।